टॉपिक है, ये टॉपिक है हमारा रिसेंटली में G7 का मीटिंग हुआ था, है ना। और G7 के बारे में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, मतलब डिस्कस किया था आपका कि इंडिया की इंपॉर्टेंस क्यों है G7 के लिए वगैरह वगैरह। लेकिन अब करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से हम लोग समझ लेंगे यहाँ पर बेसिकली कि G7 समिट जो हुआ आपका, ये G7 समिट कितना इंपॉर्टेंट है और इसमें क्या क्या आउटकम बेसिकली निकल के आ पाया यहाँ पर, ठीक है। तो आप मेरे साथ हेडिंग डालोगे सभी लोग, G7 आउटकम्स ऑफ G7 समिट, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि G7 समिट पेपर में आ जाए, क्योंकि बहुत चर्चा रही है इसकी इस पूरे साल भर, और इस बार तो G7 समिट ने तहलका ही मचा दिया। क्यों मचा दिया अभी हम समझते हैं। सो हेडिंग डालो, आउटकम्स ऑफ G7 समिट, आउटकम्स ऑफ G7 समिट। तो सबसे पहले तो तुम मेरे को ये बताओ G7 क्या है। अगर तुमसे मैं कुछ बेसिक बातें पूछूं यहाँ पर, तो G7 क्या है? G7 इज नथिंग बट इट इज ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, राइट। अब कौन कौन से 7 कंट्रीज, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, कौन कौन से 7 कंट्रीज? यूएस, राइट, यूके, राइट, फिर उसके बाद कनाडा, राइट, फिर उसके बाद इटली, करेक्ट, फिर उसके बाद जापान, है ना, फिर उसके बाद जर्मनी। कोई रह गया क्या? अभी 6 ही हुए हैं। 7वां देश कौन बताएगा? 7वां देश कौन सा है? सो 7वां देश है अपना फ्रांस। तो इन 7 कंट्रीज के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं? बेसिकली G7 ग्रुप कहते हैं। अब ये 7 कंट्री वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड कंट्री में से एक है, वर्ल्ड की मोस्ट डेवलप्ड ब्लॉक में से एक है। तो दुनिया की जितनी भी जीडीपी है, दुनिया की जितनी भी जीडीपी है, उस टोटल जीडीपी का 40% कौन रिप्रेजेंट करते हैं? ये आपके 7 देश रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि दुनिया में जितना भी पैसा है, उस पैसे का 40% मनी ये आपका ये 7 देश अकेले यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ट्रेड के पर्पज से आप सोचो कि ये कंट्री कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40% वर्ल्ड की जीडीपी और वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 10% ये बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं। 10% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 40% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। तो पॉपुलेशन भले ही इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सारे देखो कितने रिच कंट्री हैं कि वर्ल्ड का ऑलमोस्ट आधे से थोड़ा सा कम जो वेल्थ का शेयर है वो इन 7 देशों के पास है। तो यानी कि ट्रेड के लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से ये वर्ल्ड के मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं। और इन्हीं की मीटिंग, इन्हीं की समिट हुई थी अभी, जिस समिट को हम लोग कहते हैं G7 समिट। बताओ इस बार कौन से नंबर की समिट हुई थी? 42, 43, 44, 45, 46 कौन सी समिट हुई थी इस बार? तो इस बार की जो G7 समिट थी वो अपनी 47th G7 समिट थी, ठीक है। 47वीं ये बेसिकली G7 समिट थी इस बार। ये हर साल होती है या फिर 2 साल पे होती है? इट हैपेंस एनुअली और इट हैपेंस बायनली, एवरी ईयर होती है, ठीक है, राइट। सो इट इज एन एनुअल समिट। और मुझे ये बताओ तुम सबसे पहले, ये जो G7 है, जिस G7 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये G7 को लेकर के कोई प्रकार की ट्रीटी वगैरह है क्या कुछ? या फिर G7 का कुछ हेडक्वार्टर वगैरह है क्या कहीं पर? बताओगे तुम मुझे? एक सेकंड, थोड़ा सा स्क्रीन हैंग कर रही है, रुक जाइए बस, ठीक है ठीक है। तो इसका कोई हेडक्वार्टर है G7 का? नहीं है। G7 की कोई ट्रीटी है बेसिकली, कि कोई ट्रीटी वगैरह साइन कर रखी है कोई लीगल? नहीं है। तो इसका कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना। कोई ट्रीटी वगैरह कुछ नहीं साइन कर रखी। G7 हैज नो लीगल एग्जिस्टेंस, ठीक है, नो लीगल एग्जिस्टेंस। साथ ही साथ ना ही इसका कोई हेडक्वार्टर है बेसिकली, बाकी के प्लेटफॉर्म्स की तरह कोई हेडक्वार्टर नहीं है। और ना ही इसके कोई ऑफिशियल मेंबर है। जब ट्रीटी ही नहीं है तो कैसे डिसाइड करोगे कि कोई ऑफिशियल मेंबर है कि नहीं है? तो G7 कुछ नहीं है। G7 एक प्रकार का क्या है फिर? G7 एक प्रकार का बस इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल ग्रुप है कि हाँ ये 7 देश हैं, ये मीटिंग करते हैं क्योंकि दुनिया की 40% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने के लिए हर साल मीटिंग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि इनका कुछ ट्रीटी वगैरह है या कोई हेडक्वार्टर है या कोई इनके ऑफिशियल मेंबर डिफाइंड है। ये एक प्रकार का इनफॉर्मल ग्रुप है, ठीक है। फिर इस बार जो 47 जी समिट हुई थी, ये कहां पे हुई इस बार? ये बताइए जरा सा। 47th जी समिट की जो मीटिंग हुई है, ये किस जगह पे हुई इस बार? तो ये हुई है आपके लंदन शहर में, ठीक है।
लंदन शहर में ये आपका हुआ है बेसिकली इस बार का G7 समिट। और लंदन आपका कहाँ पे है, ये आपका यूके में बेसिकली, ठीक है। और यहाँ पर बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर जिस रिजॉर्ट में ये हुआ है आपका, उस रिजॉर्ट का नाम बता सकते हो? जिस रिजॉर्ट में ये मीटिंग हुई है उस रिजॉर्ट का नाम बता सकता है आप में से कोई? एनीवन? कैम्ब्रिस लिख रहे हैं, कैब्रिस लिख रहे हैं, हाँ सी से कुछ है शायद, ये लिख रहे हैं, कैरबिस लिख रहे हैं। श्योरिटी के साथ बताओ जरा सा। कैरबिस बे, राइट, कैरबिस बे। तो यहाँ पे जो कैरबिस बे है बेसिकली, ये कैरबिस बे में मीटिंग हुई है रिजॉर्ट में, और इसी के नाम से एक डिक्लेरेशन भी है। तो इसलिए यहाँ पर ये याद रख लेना, ये लंदन शहर में इस बार की 47वीं G7 समिट की मीटिंग हुई है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 48वीं G7 समिट की मीटिंग कहाँ होगी, 48 G7 समिट की मीटिंग कहाँ होगी, कौन से देश में होगी 48 G7 समिट, बता सकते हो जरा सा ये? तो देखो, रोटेशन में मीटिंग होती है, 7 देश हैं, तो 7 देशों में यहाँ पर हर एक देश में बारी बारी से ये बेसिकली मीटिंग कंडक्ट की जाती है। तो इस बार यूके ने होस्ट किया, तो अगला जो समिट है वो इन्हीं देशों में से कोई एक बेसिकली आपका होस्ट करेगा। तो अगला जो मीटिंग यहाँ पर होने जा रहा है, ये मीटिंग होगा आपका बेसिकली जर्मनी में, ध्यान रखना, ये अगली मीटिंग होगी आपकी जर्मनी में। और 47G समिट की मीटिंग हुई है अपना लंदन में। तो ये बातें सबसे पहले याद लिख लिया आपने, तो मैं अब आउटकम्स पे आऊं। ये G7 की बेसिक बातें लिख ली, स्टैटिक बातें, डन एवरीवन? जल्दी कंफर्म कीजिए, अगर ये नोट हो गया तो मैं आगे बढ़ूंगा। डन, राइट, ठीक है। अब इसके बाद आउटकम क्या निकले इस G7 समिट के, उस आउटकम को जरा सा समझते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम जो इस G7 समिट से निकला है, वो G7 से निकला है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, एकदम इस पे स्टार मार्क कर लेना, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट, G8 भाई ये था 2014 तक, लेकिन उसके बाद रशिया ने जब क्रीमिया पे ऊपर अटैक कर दिया और इससे नाराज कर दिया बाकी डेमोक्रेटिक कंट्री को, तो रशिया को इससे बाहर निकाल दिया गया। तो ये G8 से फिर वापस बन गया G7। तो पहला आउटकम लिखेंगे आप G7 का जो इस बार निकला है, वो है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट। अच्छा, अब चाइना का एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है, जिससे वो पूरे वर्ल्ड को ग्लोबली यहाँ पर रूल करना चाहता है। गिव मी जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो चाइना का कौन सा सबसे मोस्ट फेमस प्रोजेक्ट है आपका? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। अच्छा, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है क्या चीज, ये दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। लेट मी शो यू व्हाट इज वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जस्ट अ सेकेंड। सो ये आप इमेज देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे अपने, राइट? देख पा रहे हैं इमेज, सभी को दिखाई दे रहा है ये इमेज, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है, ये जो स्कीम है, ये किस दो चीजों से मिलकर बना है? एक है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट, एक है मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव। तो जो आपका चाइना है, एक समय पर आज से 2000 साल पहले, आज से 2000 साल पहले यहाँ पर चाइना जिस तरीके से ट्रेड करता था पूरी दुनिया भर से, ठीक है, उसी प्रकार से ट्रेड यहाँ पर चाइना पूरी दुनिया भर से करना चाहता है। और इसी के लिए वो लेकर के आया था वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। इसके माध्यम से चाइना रोड बनाना चालू करेगा, और ये जो पुराना सिल्क रोड था, इसी सिल्क रोड के माध्यम से यहाँ पे उज्बेकिस्तान, ईरान वगैरह, पाकिस्तान वगैरह, इन सबको, अब ये देखो पुरानी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव यहाँ पे इंडिया की तरफ भी आती थी, कुछ इस प्रकार से इंडिया की तरफ भी आती थी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, लेकिन अभी तो नहीं आएगी। तो यहाँ से सी पैक कॉरिडोर का आइडिया यहाँ पे जनरेट किया चाइना ने, और सी पैक कॉरिडोर को यहाँ पे पीओके से लेते हुए पाकिस्तान भी लेके गया है चाइना, और साथ साथ
बाकी ये ऊपर जो आप रोड देख रहे हैं, इस रोड को चाइना यूरोप तक लेकर के गया है, जर्मनी तक लेकर के गया है, और देखो आपका फ्रांस तक लेकर के गया है। तो यहां पर बेसिकली यूरोप को पूरे एशिया से इंटीग्रेट करने का काम यहां पर कर लेना चाहता है चाइना। ये तो रोड नेटवर्क हो गया, और रोड नेटवर्क के साथ साथ मरीन नेटवर्क भी, बेसिकली समुद्र के अंदर का नेटवर्क भी, वहां पर जहाजों के माध्यम से भी जिस तरीके से ट्रेड होगा उस अराउंड भी चाइना एक पूरा का पूरा पार्ट डिफाइन करना चाहता है, और इन क्षेत्रों में अपनी मूवमेंट और अपने ट्रेड की प्रेजेंस को इस तरीके से इन सभी कनेक्टिविटी से जोड़ करके यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। इसी वजह से आप देखेंगे कि श्रीलंका में चाइना ने हम्बन टोटा पोर्ट ले रखा है, बाकी जगह पर भी अफ्रीका में बहुत सारे पोर्ट ले रखे हैं, ताकि मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव को वो बढ़ावा दे सके। तो पूरी दुनिया को चाइना जो है वो यहाँ पर कनेक्ट करने का काम कर रहा है अपने इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव की तरफ। इसमें कोलकाता अभी तो नहीं है, क्योंकि हम लोग वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। इंडिया वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को नहीं मानता, क्योंकि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से पीओके से जो ये रोड जाती है उसने इंडिया को नाराज किया है। पीओके हमारा है, हम उसे अपने मैप में दिखाते हैं, ये हमारा जम्मू कश्मीर इस तरीके से बनता है, और हमसे बिना पूछे चाइना ने इस पीओके से जब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर निकाला तो उसको इंडिया ने बेसिकली इस पे ऑब्जेक्ट किया, चाइना ने फिर भी इसको निकाला, तो हम इसलिए वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का पार्ट नहीं है। अब देखो चाइना करता क्या है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के माध्यम से, क्या करता है बेसिकली चाइना, कि छोटे छोटे जो देश हैं उन छोटे छोटे देशों में इसी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के नाम से डेवलपमेंट करने के नाम पर, चाहे उज्बेकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका जैसा देश हो, या फिर यहाँ पे आपका मालदीव जैसा देश भी हो सकता है, फिर यहाँ पे आपका इंडोनेशिया में भी इनकी प्रेजेंस अच्छी खासी बनी हुई है, मलेशिया में भी बनी हुई है। तो करता क्या है चाइना की, यहाँ पर इसी इनिशिएटिव के नाम पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए और इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए इन कंट्रीज को अपनी तरफ से लोन देता है, बहुत सारा लोन देता है, बहुत सारा, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सके और इस इनिशिएटिव को कंप्लीट कर सकें, ताकि इनके यहाँ पे भी डेवलपमेंट आए और लार्जर स्केल पे चाइना का ये सपना भी पूरा हो सके। लेकिन ये जो लोन दिया जाता है, इस लोन में वहां पर चाइना इन सभी को कंट्री को एक प्रकार से डेब्ट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। अब डेब्ट ट्रैप क्या चीज होती है? डेब्ट ट्रैप से यहाँ पर मेरा मतलब है बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लो श्रीलंका, इन अब वो आइडेंटिफाई करता है कि कहाँ की गवर्नमेंट कितनी करप्ट है। गवर्नमेंट तो करप्ट होती है, ठीक है, कहीं की थोड़ी ज्यादा कहीं की कम। तो अब क्या होता है कि जानबूझ करके करप्ट गवर्नमेंट के माध्यम से वो गवर्नमेंट कंट्री के लिए हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेते हैं, भले ही उनको कहीं और से सस्ता मिल रहा हो, आईएमएफ से सस्ता मिल रहा हो, वर्ल्ड बैंक से सस्ता मिल रहा हो, ठीक है, लेकिन इनकी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं अगर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ लोन देती है तो। लेकिन चाइना जो लोन देता है वो बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशंस के देता है, लेकिन ये लोन जो होती हैं अक्सर ये थोड़ी सी हाई इंटरेस्ट पे रहती हैं, ठीक है। तो चाइना बहुत सारा लोन दे देता है। अब इसमें इसके बदले करप्ट गवर्नमेंट को ऑफिशियल्स को क्या मिलता है, उनको रिश्वत मिल जाती है कि आप आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के चाइना से लोन ले रहे हैं तो उनको रिश्वत मिल जाती है। अपने जनता से वही कहते हैं कि वहां पे तो ऐसे ऐसे शर्त रख रहे थे, इसलिए चाइना नहीं रख रहा कोई शर्त, तो हम चाइना से ले रहे हैं इस वजह से लोन। तो ऐसे करके ये करप्ट गवर्नमेंट के माध्यम से चाइना जो है बहुत ज्यादा लोन इम्पार्ट कर देता है। अब लोन इम्पार्ट करने के माध्यम से फिर क्या होता है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा उसका पैसा तो लॉन्ग रन में आएगा। और दूसरी बात, पैसा मिल जाना इनफ नहीं है, पैसा होने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्राउंड रियलिटी पे क्रिएट करना ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। इंडिया के पास क्या पैसे की कमी है? क्या नहीं है इतनी ज्यादा पैसे की कमी। हम प्रोजेक्ट के लिए पैसा पास कर भी देते हैं तो आप देखते हो कि जो 10 साल का प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाता है। 10 साल का प्रोजेक्ट 30-30 40-40 साल में बनता है बेसिकली प्रोजेक्ट, ये है कि नहीं है? तो पैसा मिल जाना इनफ नहीं है, पैसा मिल जाने के बाद उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। उसमें बेसिकली ये कंट्रीज छोटे छोटे इनएफिशिएंट होते हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम में, स्किल के माध्यम में और मैनेजमेंट के माध्यम में। तो इन ये लॉन्ग रन में उतना इफेक्टिव तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर नहीं पाते। अब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बिल्ड कर नहीं पाते तो उसके बाद उसके कारण इनको तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर से आने वाला पैसा मिल नहीं पाता। जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद जो पैसा जनरेट होता है इनकी इकोनॉमी में जिससे ये लोन चुकाते, वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाता।
और इस समय के दौरान जो लोन लिया है उस पर अब इंटरेस्ट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि चाइना अब इनके ऊपर प्रेशर बनाना चालू करता है, इनसे कहता है कि भाई तुम हमारा पैसा दो, और ये कंट्री फेल हो जाती है। तो चाइना फिर तब जाकर के रखता है शर्त अपनी कि ठीक है, तुम अपनी कंट्री का कुछ पर्टिकुलर टेरिटरी हमें यूज करने दो हमारे हिसाब से। तो ऐसे करके ही चाइना ने श्रीलंका के बहुत सारे पार्ट्स पे, अफ्रीका के बहुत सारे पार्ट्स पे, इंडियन ओशन कंट्रीज के बहुत सारे पार्ट्स पे कब्जा कर रखा है यहाँ पर। और इस तरीके से वो इस पूरे इंडियन ओशन टेरिटरी में और साथ ही साथ यहाँ पर जो टेरेस्ट्रियल टेरिटरी है इस रीजन में भी, और यूरोप के भी कुछ कंट्रीज को डेप्ट ट्रैप में फंसा करके वो बेसिकली अपने हिसाब से रूल एंड ऑर्डर सेट करना चाहता है। और इस वजह से वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है आज के समय पर, एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है आज के समय पर एडवांस कंट्रीज के लिए, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए, जिनकी चाइना से बनती नहीं है और जो चाइना जिनके इंटरेस्ट के बेसिकली अगेंस्ट में काम करता है। तो इस वजह से जितने ज्यादा कंट्रीज डेब्ट ट्रैप में फंसेंगे उतना ही ज्यादा कंट्रीज चाइना के क्लोज जाएंगे और उतना ही बड़ा प्रॉब्लम होगा फिर इन डेमोक्रेटिक ब्लॉक को, इन डेमोक्रेटिक एलाई को। तो चाइना के इसी वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट को काउंटर करने के लिए जो G7 समिट इस बार चीजें उसने प्रपोज किया है, उसी प्रपोजल का नाम है यहाँ पर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से जो वेस्ट है, देखो ये जो यूरोप है और अमेरिका है इसको हम लोग वेस्टर्न ब्लॉक कहते हैं, तो ये वेस्टर्न ब्लॉक इस G7 समिट में ये एडमिट करता है कि हाँ हमसे गलती हुई है, हम छोटे छोटे डेवलपिंग कंट्री को जितना सपोर्ट करना चाहिए था उतना सपोर्ट हम नहीं कर पाए, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उनकी इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स को लेकर के। तो जिस वजह से इन कंट्रीज के पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से इनको डाइवर्ट होना पड़ा चाइना की तरफ, और ऑटोमेटिकली हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और चाइना को हमने एक्सपेंड होने का इस तरीके से मौका दिया, रूल एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का मौका दिया। तो वेस्ट जो है वो अपनी इस गलती को रियलाइज करता है और इसी गलती को दूर करने के लिए वो कॉन्सेप्ट लाता है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट, जिसके माध्यम से वो कहता है कि हम जो है वो यहाँ पर इन डेवलपिंग कंट्री को हेल्प करेंगे बेटर तरीके से, ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से उनको बेटर इंक्लूजन प्रोवाइड करेंगे, उनके एनवायरमेंट को, उनके लेबर लॉस को, उनकी लॉ ऑफ द लैंड को रेस्पेक्ट करेंगे, ना कि चाइना की तरह अपना रूल एंड ऑर्डर सेट करेंगे। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अब हम सपोर्ट करेंगे और इसी प्रोजेक्ट का नाम है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट, जिसमें G7 कंट्रीज ने प्रॉमिस किया है कि डेवलपिंग कंट्री की इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए वो $40 ट्रिलियन बाय 2035 वो $40 ट्रिलियन डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे बेसिकली, ताकि इनको अपलिफ्ट किया जा सके और चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव को यहाँ पर काउंटर किया जा सके, ये जो छोटी कंट्रीज हैं इनको डेप्ट से बचाया जा सके और चाइना का जो यहाँ पे हेजेमनी बनती चली जा रही है उस हेजेमनी को यहाँ पर ब्रेक डाउन किया जा सके। तो ये है अपना बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट, जो एक बहुत बड़ा आउटकम है इस बार के G7 समिट का। समझ में आया ये चीज, व्हाट इज बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट? लिख लें अगर ये बात समझ में आ गई तो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, पूरा कंटेक्स्ट समझ में आया कि ये क्या है, किस रेस्पेक्ट में है, राइट? तो अब इसके अराउंड नोट्स बना लीजिए। सबसे पहली बात यहाँ पे लिखी कि इट इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान, इट इज एन infrastructure plan. Why they are targeting China only? Because China is targeting all of them, that's why. So it is an infrastructure plan in which $40 trillion will be just a second, $40 trillion will be spent to cater the needs of developing countries, ठीक है?
यस, G7 कंट्रीज इसमें पार्ट लेंगी इस $40 ट्रिलियन अमाउंट को खर्च करने में, नीड्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। ऐसा थोड़ा ना कि खर्च करेंगे भाई, लोन वगैरह देंगी, पर ट्रांसपेरेंट लोन होगा वो, ठीक है। सो इट इज एन ऑल्टरनेटिव इनिशिएटिव, इट इज एन ऑल्टरनेटिव, it is an alternative to counter what? To counter OBR, OBOR. What is OBOR? One Belt One Road Initiative, जो चाइना का है, One Belt One Road Initiative। यहां पर फिर उसके बाद ये किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? तो इनका कहना है कि चाइना की तरह नहीं है हम, कि हम लोग ट्रांसपेरेंसी नहीं रखेंगे, हम सारा काम एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे, और जिसको हम डेवलपिंग कंट्री को बेसिकली लोन दे रहे हैं उसके हम लोग एनवायरमेंटल, लेबर लॉ सभी को रेस्पेक्ट करेंगे, ना कि उसको वायलेट करते हुए हम लोग डेवलप करेंगे। तो हमसे अगर आप लोन लेते हैं, डेवलपिंग कंट्री को सीधा सीधा मैसेज है कि अगर आप हमसे लोन लेते हैं तो आपके बेटर इंटरेस्ट में है, आप चाइना की तरफ इंक्लाइन होंगे, तो वो फिर आपका जिस तरीके से डेब्ट ट्रैप का मैसेज है, वो मैसेज एकदम क्लियर यहाँ पर G7 ब्लॉक सभी डेवलपिंग कंट्रीज को यहाँ पर सेंड कर रहा है इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। रेस्पेक्ट एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉस, रेस्पेक्ट एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉस, जल्दी नोट डाउन कीजिए इसे, फिर आगे की बात करेंगे। नोट डाउन हो गया तो डन लिखेंगे भाई सभी लोग। डन एवरीवन, राइट? ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, इस पे पूरा का पूरा पैसेज आ सकता है आपका बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे। वैसे तो G7 समिट के बहुत सारे पॉइंट्स उठेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें ये प्रोजेक्ट यूके नहीं लाया, ये प्रोजेक्ट ओवरऑल G7 लाया है, और इसे प्रपोज किया था यूएस ने, बेसिकली यूके ने प्रपोज नहीं किया था, यूएस ने प्रपोज किया था। ठीक हो गया। चलो फिर अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला पॉइंट अपना, पहला आउटकम आप सभी को समझ में आया, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी लिखा है ना, आप जल्दी नोट कीजिए, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूजन लिखा है, सॉरी इंक्लूजन एंड रेस्पेक्ट एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉस। ठीक है, चलो अब उसके बाद नेक्स्ट अपना दूसरा क्या है यहाँ पर, और बताओ। अभी कुछ दिन पहले लास्ट टॉपिक मैंने तुम्हें कौन सा कराया था, याद करो, मैंने अभी कुछ ही दिन पहले कराया था तुम्हें ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। याद आ रहा है सभी को? याद है? अब इसमें भी मेरे को कुछ बताने की जरूरत है क्या कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्या चीज है? किसी को बताना है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स क्या चीज है भाई? ये तो सभी को करवा है, और पूरे 1.5 घंटे की क्लास ली है मैंने इसके ऊपर, तो कितना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स वाज आल्सो गेट अप्रूव्ड, ठीक है। बस फॉर्मेलिटी थी, जैसा कि मैंने कहा था, ये यूएस ने प्रपोज किया है तो पास होना ही था इसको। सो यहां पर ये फॉर्मेलिटी थी, तो इसको अप्रूव कर दिया गया ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स को। बताओ जरा सा, कितना % टैक्स इसमें इंपोज करना है मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर, सभी देशों को? मिनिमम कितना? सो मिनिमम टैक्स है यहाँ पर 15%, राइट, करेक्ट। मिनिमम है 15% टैक्स आपका। सबसे ज्यादा फायदा कौन सा देश का है इससे? सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस देश का है इससे? यूएस, राइट। फिर उसके बाद अगला आउटकम ये है कि G7 कंट्रीज ने डिसाइड किया है, G7 टू डोनेट, G7 मतलब केवल इन 7 देशों की बात कर रहा हूं मैं, G7 टू डोनेट 1 बिलियन कोविड वैक्सीन डोजेस, 1 बिलियन कोविड वैक्सीन डोजेस टू होम, उन देशों तक जिन देशों को हम लोग डेवलपिंग नेशन कह रहे हैं। भाई 100 के आसपास अभी भी ऐसे देश हैं दुनिया में जहां पे सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन नहीं पहुंचा है, ठीक है, सिंगल डोज ऑफ वैक्सीन नहीं पहुंचा है। और अगर इनको वैक्सीनेटेड नहीं किया गया तो उल्टा इम्पैक्ट डेवलप्ड कंट्री पे ही आना है, इनकी इकोनॉमी पे ही आना है। तो जब तक कोरोना वायरस से मिलकर के नहीं लड़ेंगे सब, तब तक वर्ल्ड इकोनॉमी अफेक्टेड रहने वाली है आपकी। तो इस वजह से इन्होंने डिसाइड किया है कि 1 बिलियन कोविड वैक्सीन डोसेस यहाँ पर ये डोनेट करेंगे। अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं मैं, तुम बता सकते हो क्या कि 1 अप्रैल 2021 से पहले जो, अगर हम लोग वैक्सीन का ट्रेंड देखें बेसिकली,
ठीक है, तो इसमें अपन इंडिया जो है वो इंडिया बहुत ज्यादा यहाँ पर नाम कमा रहा था अपना, बढ़ चढ़ के यहाँ पर इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट भी किया जा रहा था और भैया अपना डोमेस्टिक यूज के लिए प्रोक्योर भी किया जा रहा था। लेकिन इसमें दो ऐसी कंट्री थी इस डेट से पहले, यूएस और यूके। बता सकते हो इन्होंने कितना परसेंट एक्सपोर्ट किया होगा वैक्सीन वर्ल्ड को? कितना परसेंट इन्होंने वैक्सीन एक्सपोर्ट किया होगा वर्ल्ड को? इन्होंने 0% वैक्सीन एक्सपोर्ट किया था वर्ल्ड को 1 अप्रैल 2021 से पहले पहले तक, 0% वैक्सीन। यानी कि इनका मैसेज क्या था? साफ था, अमेरिका फर्स्ट और यूके फर्स्ट। और हम उस दौरान वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर रहे थे पूरी दुनिया में। फिर 1 अप्रैल के बाद होती है वैक्सीन की शॉर्टेज इंडिया में, है कि नहीं है? अप्रैल में हो जाती है वैक्सीन की शॉर्टेज, मई में हो जाती है वैक्सीन की शॉर्टेज, है ना? और तब जब इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन यहाँ पर वैक्सीनेटेड हो जाती है, यूएस की तो ऑलमोस्ट 46% पॉपुलेशन यहाँ पर वैक्सीनेटेड हो चुकी है लगभग लगभग। तो उसके बाद यहाँ पर यूएस इंग्रेडिएंट वगैरह सबको ब्लॉक करके रखता है जिससे वैक्सीन बनना है, और इस वजह से इंडिया जैसे देशों में होती है फिर शॉर्टेज। तो ये देश अपने सेल्फ इंटरेस्ट को हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं, पॉइंट ये है कहने का। फिर उसके बाद जब इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई वैक्सीनेटेड, तो अब ये बातें कर रहे हैं कि हम वैक्सीन ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे और डोनेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डोनेट करेंगे। पर ठीक है, कर ले डोनेट। वैक्सीन का प्रोडक्शन दुनिया भर में जो होगा उसमें इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर है, और इंडिया के मेजर प्रोड्यूसर होने के कारण इंडिया इस प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, और प्रोडक्शन करने के बाद इनको सेल भी करेगी। तो सेल करने के कारण इंडिया इस 1 बिलियन में जितना भी इंडिया सेल करेगी उसका पैसा यही G7 देश पे करेंगे, और इससे अपने इंडिया की कुछ ना कुछ कमाई होगी बेसिकली। ठीक है, तो इंडिया के साथ साथ ये पूरा ये ब्लॉक भी आपका ये वैक्सीन प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि आपको पता है गिने चुने हैं जितने भी अपने प्रोड्यूसर हैं दुनिया भर में, वो बहुत गिने चुने हैं। फाइजर, मॉडर्ना, स्पुतनिक, स्पुतनिक तो हटा ही दो क्योंकि वो रशियन ब्लॉक हो गया। फिर आपका यही कोवैक्सीन, आपका कोविडशील्ड, मतलब गिन सकते हो आप उंगलियों पे कि बहुत ही कम है प्रोड्यूसर्स। तो उसमें से इंडिया भी है, और इंडिया है तो डेफिनेटली इंडिया सेल करेगा इसमें। तो ये एक आउटकम है कि G7 कंट्रीज जो है वो डोनेट करेगी 1 बिलियन कोविड वैक्सीन डेवलपिंग नेशंस को, ताकि डेवलपिंग नेशन भी यहाँ पर एलिमिनेट कर सके यहाँ पर। दूसरी बात, ऐसा माना जा रहा है कि पूरी दुनिया भर में टीका लगाने के लिए, पूरी दुनिया भर को प्रॉपर वैक्सीनेट करने के लिए 11 बिलियन डोजेस वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो 11 बिलियन डोजेस में से भैया 1 बिलियन केवल ये डोनेट कर रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, और मिल के डोनेट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो यहां पर खैर जो भी है ये एक आउटकम यहां पर ये निकला है। फिर दूसरी बात, अगला आउटकम लिखो यहां पर, नेक्स्ट आउटकम, कॉल्ड फॉर टाइमली, ट्रांसपेरेंट and science-based, timely, transparent and science-based WHO convened phase 2 COVID-19 origin study। phase 2 COVID-19 origin study किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं इनडायरेक्टली? बताओ तो जरा सा, ये सेंटेंस पढ़ के तुम्हें क्या समझ में आया? ओरिजिन 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 मतलब क्या भाई? इटली तो बहुत नाराज है, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जो फर्स्ट वेव फैला था उसमें सबसे शुरुआत में सबसे भयंकर तरीके से कौन कौन सी कंट्री अफेक्टेड हो गया था? सबसे ज्यादा लोग जहां पे मर रहे थे इटली। और आपको उस समय पर याद होगा कि इटली में बहुत ज्यादा डेथ्स हो रही थी, और इटली के रिलेशंस जो हैं वो चाइना से तभी से खराब होना चालू हुए। तो इटली तो इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस है, एक्सट्रीमली सीरियस है इटली। और इटली ने ओपनली यहाँ पर G7 की समिट में कहा है कि वी वांट टू स्टडी अबाउट द ओरिजिन ऑफ वायरस। और अगर ओरिजिन स्टडी होगी तो भैया ये क्लेम भी करेंगे, और मतलब ब्लेम भी करेंगे, बेसिकली ब्लेम करेंगे कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है। तो फिर उसके बाद प्रेशर में हो सकता है कि कुछ कंपनसेशन वाली भी बातें आए और टारगेट किया जाए, वैसे नहीं तो वैसे सॉफ्ट पावर को घटाने की कोशिश की जाए चाइना को। तो यहाँ पे वुहान वायरस का कॉन्सेप्ट जो है वो G7 समिट में ओपनली और ऑफिशियल तरीके से यहाँ पर इस बार अनाउंस कर दी गई है, और कहा है कि सभी देश के लोग साइंटिस्ट यहाँ पे कॉपरेट करेंगे
इस वायरस की ओरिजिन को स्टडी करने के लिए यहाँ पर। सो बेस्ड WHO कन्वीन, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, WHO कन्वीन फेज 2 कोविड-19 ओरिजिन स्टडी। हो गया ये आउटकम, डन। आगे बढ़ू मैं, WHO कन्वीन फेज 2 कोविड-19 ओरिजिन स्टडी। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, और देखो मतलब 50% से ज्यादा आउटकम्स जो है ना वो टारगेट कर रहे हैं सीधे सीधे चाइना को। तो कहने की बात थी ये बेसिकली बस ट्रंप जो एलिगेशन लगा रहे थे जो बाइडेन पे कि ये तो चाइना के एजेंट है, जो बाइडेन कई ज्यादा समझदारी के तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप ने आकर के जो मल्टीलैटरलिज्म का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया था और खुद जो हीरो बन रहे थे, केवल यूरोपियन यूनियन से भी रिश्ते बिगाड़ रहे थे और अपना बाकी के देशों से भी रिश्ते बिगाड़ रहे थे। तो मल्टीलैटरलिज्म, मल्टी ग्लोबल, मल्टी वर्ल्ड ऑर्डर को जो वो खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, जो बाइडेन उनके मुकाबले ज्यादा समझदारी से एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। और ज्यादा समझदारी के एक्ट करने की वजह से आप देख रहे हैं कि वो यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज्यादा वैल्यू कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर के किसी एजेंडा को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनको पता है चाइना से फाइट करना है तो यूएसए लड़ाई अकेले लड़े तो इट इज दिस वॉर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी मच एक्सपेंसिव। तो इस वजह से जो बाइडेन जो है वो यहाँ पर इस पूरे ब्लॉक के माध्यम से चाइना के ऊपर एक वॉर तरीके से यहाँ पर इम्पोज करने का काम कर रहे हैं। और यूरोप भी ऑलरेडी काफी नाराज है चाइना से, यूरोपियन यूनियन भी काफी ज्यादा नाराज है चाइना से। यूरोपियन यूनियन के साथ चाइना की ट्रीटी होने वाली थी, बहुत बड़ी ट्रीटी ट्रेड को लेकर के, लेकिन ये ट्रीटी दिसंबर में कंप्लीट होने वाली थी, लेकिन दिसंबर से यूरोपियन यूनियन ने अब इसको एक्सटेंड कर दिया और यूरोपियन यूनियन अब ये कह रहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। और यूरोपियन यूनियन की नजर अब इंडिया के ऊपर है, इस वजह से चाइना को वो थोड़ा सा बॉयकॉट करने की दिशा में चले गए। बहुत सारी इवेंट हो गई इस दौरान। यूरोपियन यूनियन ने उइगुर मुस्लिम्स जो सिंजियांग में है चाइना के, उन मुस्लिम्स के जो प्रोसिक्यूशन है, उन मुस्लिम्स के साथ जो गलत व्यवहार होता है, उनका जो यहाँ पर कैंप्स में उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, उसको लेकर के जब आवाज उठाई तो यूरोपियन यूनियन ने यहाँ पे चाइना से जब ये नाराजगी जताई तो उसके बाद चाइना ने यूरोपियन यूनियन के कुछ ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स को बैन कर दिया। और इस तरीके से चाइना का रिएक्ट करना यूरोपियन यूनियन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और इसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो है वो ट्रेड में भी इस पॉलिटिक्स का इम्पैक्ट पड़ा और यूरोप और चाइना में जो ट्रीटी होने वाली थी उसका डेट आगे बढ़ा दिया गया और शायद ही अब ये साइन हो। G7 में जैसा एटीट्यूड दिखा रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज, अब शायद ही साइन हो उस तरीके की ट्रीटी और चाइना के लिए एक मेजर सेटबैक होगा अगर यूरोपियन यूनियन से वो ट्रीटी मिस कर देते हैं और इंडिया के लिए एक प्रकार की गुड न्यूज होगी, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन से वो ट्रीटी मिस करते हैं तो वो ट्रेड करेंगे किसके साथ? फिर वो ट्रेड करें, चाइना के साथ मिस करते हैं तो किसके साथ ट्रेड करेंगे? सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, इनफैक्ट वर्ल्ड का बिगेस्ट लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्री इंडिया, और इसलिए इंडिया को चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट करना इस ग्रुप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, ये पूरा का पूरा यूरोपियन ब्लॉक और यूएसए तो है ही है, वो इंटरेस्टेड है कि चाइना को केवल एक स्फीयर में कंटेन नहीं किया जाए, हर एक स्फीयर में कंटेन किया जाए। और इस बार G7 की समिट में साफ साफ ये बात दोहराई गई है कि भैया हम इस वर्ल्ड ऑर्डर को फ्री रखना चाहते हैं, नेविगेशन को फ्री रखना चाहते हैं और नेविगेशन को रूल बेस्ड रखना चाहते हैं। इशारा साफ था क्वाड की तरफ। क्वाड ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बनाने के ऊपर इनडायरेक्टली यहाँ पर G7 कंट्री ने बात कही और इनफैक्ट क्वाड को समर्थन दिखाया गया यहाँ पर G7 कंट्री के द्वारा और कहा गया कि क्वाड को हम लोग और इंप्रूव करेंगे ताकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रूल बेस्ड ऑर्डर सेट हो पाए यहाँ पर। तो सीधा यहाँ पे चाइना को अटैक किया गया अगले आउटकम के माध्यम से भी। सो हाईलाइटेड द नीड फॉर व्हाट? फॉर रूल बेस्ड इंटरनेशनल, for rule-based international and freedom of navigation, rule-based international order, and freedom of navigation with respect to China, या with reference to China यहाँ पर सीधा बात करी गई है यहाँ पर क्वाड को स्ट्रॉन्ग बनाने की भाई, क्योंकि क्वाड का ये ऑब्जेक्टिव है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंश्योर करता कहां पर? इंडियन ओशन में।
कितने कंट्रीज आते हैं क्वाड के अंदर? कौन से देशों का ग्रुप है क्वाड? 4। साउथ कोरिया है क्या इसमें? साउथ कोरिया है क्या? ऑस्ट्रेलिया है? यस, ऑस्ट्रेलिया है। इंडिया है? बिल्कुल है। यूएस है? बिल्कुल है। जापान है? बिल्कुल है। क्या साउथ कोरिया को इसमें लाने की बात चल रही है? क्या साउथ कोरिया को लाने की इसमें बात चल रही है? राइट। क्या दूसरे देशों को, इंडोनेशिया जैसे देशों को लाने की बात चल रही है? बिल्कुल। जब ये देश आएंगी तो इसी ग्रुप का नाम बन जाएगा फिर क्वाड प्लस। तो क्वाड प्लस का कॉन्सेप्ट भी एक्टिव कर रखा है यहाँ पर यूएसए ने, और देशों को यहाँ पर जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो इस ग्रुप से, ताकि इंडियन ओशन को एकदम चाइना के इम्पैक्ट से फ्री रख पाए वो। तो क्वाड प्लस कॉन्सेप्ट भी एक्टिव है, जिसमें एक सबसे मेजर कंटेंटर उभर के आ रहा है साउथ कोरिया। ठीक है, चलो ये आउटकम समझ में आया। फिर उसके बाद अगला आउटकम है, लिखो इसको, G7 लीडर्स, G7 लीडर्स agreed to raise their contribution, agreed to raise their contribution to meet an overdue spending pledge of $100 billion a year to help poorer countries to cut carbon emission to cope up with global warming, राइट। यानी कि जो पेरिस एग्रीमेंट ट्रंप ने बैकआउट करने के कारण, यूएस के बैकआउट करने के कारण क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन फेल हो गया था, उसमें G7 लीडर्स फिर से कह रहे हैं कि हम इस एजेंडा को आगे बढ़ाएंगे, और इस एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए जो $100 बिलियन हमें खर्च करना है, हमें डेवलपिंग नेशन को देना है, वो पैसा हम देंगे ताकि वो अपने यहाँ पर कार्बन एमिशन को घटा पाए और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को यहाँ पर टैकल कर पाए। सो दे विल हेल्प पुअर कंट्रीज टू कट कार्बन एमिशन, और उसके लिए इन्होंने इतना पैसा प्लेज किया है, बहुत बड़ा अमाउंट है। तो ये भी एक मेजर इंपॉर्टेंट आउटकम है जो इस G7 समिट से निकल के आया है। हेल्प लिखा है भाई, हेल्प, पुअर कंट्रीज के पहले हेल्प लिखा है। तो लिखो इसको भी, लिखिए जल्दी से इसको भी। इटली के संबंध बहुत अच्छे हैं भाई, यूरोप के बहुत सारे देशों के संबंध हैं चाइना से बहुत ज्यादा अच्छे। इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन ही बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रेड करता है अभी भी। तो आज का समय है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस का, ट्रेड साइड बाय साइड चलती है, दुश्मनी साइड बाय साइड चलती है। ऐसा नहीं कि दुश्मनी चालू तो ट्रेड बंद, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसी को कहते हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। सो यू हैव नोटेड एवरीवन, राइट। चलो फिर आगे की बात। अगला कॉन्सेप्ट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है, D11 concept was also floated by D11 concept was also floated by UK PM। यूके के पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। उनके द्वारा D11 कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पर आइडिया यहाँ पे फ्लोट किया गया। यही आइडिया पहले D10 का आइडिया था। D11 क्या है? D का मतलब है डेमोक्रेसी, ठीक है। सो इट इज अ कोलिशन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो G7 में D11 क्या है वो समझो। G7 में आप 4 कंट्री और ऐड कर दो। कौन कौन से 4 कंट्री और ऐड कर दो? इंडिया ऐड कर दो, ठीक है, साउथ कोरिया ऐड कर दो, और साउथ कोरिया के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया ऐड कर दो। अगर इतने पे रोकोगे तो ये ग्रुप कहलाएगा D10। G7 प्लस 3 ये कहलाएगा D10, ठीक है भाई। लेकिन अगर आप इसमें साउथ अफ्रीका और ऐड कर दो, तो इस बार सिरिल रमफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे कि नहीं थे G7 मीटिंग में? वो भी थे। तो भाई इन 11 ब्लॉक को अगर आप मिला दो तो भाई इसी 11 ब्लॉक को हम क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे हम लोग D11। तो ये D11 के फॉर्म में G7 को एक्सपेंड होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट भी यूके के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर फ्लोट किया
इस G7 की मीटिंग में। तो पूछा जा सकता है हमसे कि D11 है क्या चीज। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ D11, राइट डाउन दिस पॉइंट। यस, साउथ अफ्रीका वाज आल्सो इनवाइटेड एज गेस्ट। देखो, इन तीनों देशों ने फिजिकली मीटिंग अटेंड करी है। इन तीनों देशों से लीडर पहुंचे थे आपका मीटिंग अटेंड करने, तो इन्होंने तो फिजिकली मीटिंग अटेंड करी है। लेकिन इंडिया में जो अपने मोदी जी हैं, इनका कहना था कि इंडिया में वायरस को लेकर के काफी ज्यादा सिचुएशन खराब थी, तो इस वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और इन्होंने वर्चुअली हिस्सा लिया अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इस समिट में। बाकी सभी लोग यहाँ पर फिजिकली बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट रहे हैं आपका। ठीक है, तो ये आपका D11 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ इसमें इंडिया का क्या था, पीएम मोदी ने क्या चीजें यहाँ पर सुझाई, वो बता दो जरा सा यहाँ पर। इंडिया में हाँ, अच्छा देखो, एक चीज यहाँ पे समझ लेना, एक चीज अपने नोट में ऐड करो। नोट में अपन को क्या ऐड करनी है, मैंने कहा ना कि 1 बिलियन जो ये डोजेस दुनिया भर में दिया जाएगा, इसी डिक्लेरेशन का नाम पूछ सकते हैं। इसी डिक्लेरेशन का नाम है कार्बिस बे डिक्लेरेशन, क्योंकि ये डिक्लेरेशन वहां पे किया गया है जहां पे ये रिजॉर्ट था, उस रिजॉर्ट का नाम था कार्बिस बे, और ये लंदन में है, तो वहां पे ये अनाउंस की गई है। तो इसी डिक्लेरेशन को कह रहे हैं हम लोग कार्बिस बे डिक्लेरेशन। तो ये ऐड कर लेना एक बार जाकर के। ठीक है, कार्बिस बे डिक्लेरेशन का एम है यहां पर बेसिकली कि पेंडेमिक को रोकना, पेंडेमिक के स्प्रेड को रोकना। ठीक है, डन। अब मेरे को जल्दी से बता दो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, इंडिया का स्टैंड क्या रहा। यस, मोदी जी ने क्या मंत्रा दिया, इंडियाज मंत्रा क्या था। सो इंडियाज मंत्रा था बेसिकली वन वर्ल्ड वन हेल्थ का। ये आइडिया बेसिकली मोदी जी ने सुझाया है G7 ग्रुप को। इस वन वर्ल्ड वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है, किस किस कंटेक्स्ट में है ये है आपका वैक्सीन के कंटेक्स्ट में। और ये वैक्सीन के कंटेक्स्ट में क्या है चीज है भाई, तो वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट राइट्स को हटाया जाए कुछ दिन तक के लिए, ताकि इसका प्रोटेक्शन यहां पर हट पाए, यानी कि पेटेंट को हटाया जाए, पेटेंट को वेव किया जाए। ताकि इसका प्रोडक्शन बढ़ पाए और इसका प्रोडक्शन तेजी से हो पाए और वैक्सीन पूरी दुनिया में तेजी से पहुंच पाए। तो वैक्सीन के ऊपर पेटेंट को वेव करने का कॉन्सेप्ट है वन वर्ल्ड वन हेल्थ का कॉन्सेप्ट, ताकि ये हेल्थ सर्विस सभी को मिले। तो ये एक मेजर इंडिया का मंत्रा है जो यहाँ पर आपका मोदी जी ने दिया है, जिसको हमें याद रखने की जरूरत है। बाकी इसके सिवा इंडिया ने साइबर अटैक को लेकर के भी चिंता जताई है, जिसमें उसने कहा है कि जो ओपन सोसाइटीज हैं इंडिया जैसे या अदर डेमोक्रेसीज, वो काफी ज्यादा यहाँ पर अफेक्टेड हुई हैं साइबर अटैक्स की समस्या से, तो इसको भी मिलकर के हमें टैकल करने की जरूरत है। फिर उसके बाद मोदी जी ने यहाँ पर जो एक्सट्रीमिज्म है या फेक न्यूज है या फिर इकोनॉमिक कोअर्शन है जबरदस्ती के, या मोनार्की है, इन सब सिस्टम को भी कंडेम किया है। और इन सब सिस्टम के अराउंड भी यहाँ पर मोदी जी ने साथ मिलकर के यहाँ पर काम करने की बात कही है। साथ ही साथ मोदी जी ने यह भी अनाउंस किया है कि इंडिया उन कंट्रीज में से, सभी कंट्रीज में से, पूरे G20 ग्रुप में से इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री है जिस कंट्री ने क्लाइमेट चेंज के डायरेक्शन में अपने गोल्स अचीव किए हैं और बाकी सभी यहाँ पर अपना गोल अचीव कर पाने में फेल हुए हैं। इंडिया ने, मोदी जी ने यह भी बताया कि किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल इंडिया ने अपनी सोसाइटी में रिवॉल्यूशनरी तरीके से लेकर के आए हैं, और उसमें आधार, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जन धन योजना, इन सब जैसी चीजों का एग्जाम्पल देते हुए मोदी जी ने कहा यहाँ पर कि भाई ये जो है इंडिया वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपने देश में तेजी से इंप्लीमेंट कर रहा है, क्लाइमेट चेंज से लड़ रहा है, और साथ ही साथ G7 को इन्होंने नेचुरल एलाई भी बताया है। नेचुरल एलाई इसी सेंस में बताया है कि भैया G7 ग्रुप भी डेमोक्रेटिक है, हम भी डेमोक्रेटिक हैं। आपको भी एक्सट्रीमिज्म पसंद नहीं है, हमें भी पसंद नहीं है। आपको भी टेररिज्म पसंद नहीं है, हमें भी पसंद नहीं है। फेक न्यूज के शिकार आपकी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी भी उससे अफेक्ट हो रही है, हमारी भी अफेक्ट हो रही है। तो इस सेंस में G7 को मोदी जी ने नेचुरल एलाई बताया है। ओवरऑल एक समरी में इतना ही इंडिया का स्टैंड रहा है आपका बेसिकली यहाँ पर इस पूरे G7 समिट के दौरान।
तो इतनी ही बातें याद रखनी है, इससे ज्यादा बातें याद नहीं रखनी, क्या है क्या नहीं। इसी में घुमा फिरा करके वो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट पूछेंगे कि D11 कॉन्सेप्ट क्या है, अगर पूछा तो ग्लोबल इकोनॉमिक टैक्स क्या है आपका, मिनिमम टैक्स, ठीक है, ये अपना क्लाइमेट फंड क्या है, पेरिस एग्रीमेंट क्या है ना, क्वाड क्या है, ये सब वही बातें हैं जो टॉपिक हमने लार्ज वे में पहले ही कवर हम लोग करके आ चुके हैं, राइट। सो ये था आपका पूरा का पूरा यहाँ पे टॉपिक। अब 5 मिनट आप रुकोगे, 5 मिनट अभी कोई क्लास लीव करेगा नहीं, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपन टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। आज तो मेरा डिस्कशन ही चला गया 40 मिनट, आपको थोड़ा सा गाइड करने में, लेकिन अभी कोई जाएगा नहीं, यू हैव टू वेट फॉर 5 मिनट, राइट। और तब तक कोई स्लाइड नोट नहीं किया है तो लिख दो, मैं वो स्लाइड बता दूंगा यहाँ पर। नहीं, डेट वेट नहीं पूछते, इतना 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 वो रिजिड नहीं होता कि डेट पूछ ले। हाँ, डाउट पूछो, जब तक पूछो, 5 मिनट रुको, लेकिन जरा सा पूछो, डाउट पूछो, किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो तो।